दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम सभी स्टार्ट करने चल रहे हैं 28 फरवरी के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों चलिए पढ़ते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि स्टडी 91 की किताबें भी लॉन्च कर दी गई। इन किताबों को आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। अभी तक दोस्तों कुल 4 पार्ट में किताबें आ चुकी हैं। एक बार किताबों को लीजिए और पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको महसूस होगा कि वाकई जो इसके अंदर कंटेंट दिए गए वो औरों से कितने भिन्न हैं, कितने अलग हैं, आपको क्या अलग मिल रहा है स्टडी 91 पर। ये आप दुकान पर किताब खरीदने से पहले ही डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। अगर आपका दिल करे तो किताब लीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए बहुत शिद्दत के साथ किताबें लिखी गई। मुझे पता है कि बच्चों को चाहिए क्या। इसके अलावा स्टडी 91 पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे बेहतरीन कोर्स चल रहा है वो है हिंदी इंडिविजुअल का बैच। एक बार आप ज्वाइन करके तो देखिए, आप फैन हो जाएंगे। सच कर रहा हूं, मजाक नहीं, ठीक है। यहाँ ऊपर हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इन पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। किसी तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए तो वो आप प्राप्त कर सकते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों प्रश्नोत्तर का सिलसिला। लिख रहा है कि हाल ही में मैग्नस कार्लसन, नाम तो सुना होगा मैग्नस कार्लसन का। सर ये वही मैग्नस कार्लसन है जो कि चेस प्लेयर है, नॉर्वे वाले। हाँ नॉर्वे वाले मैग्नस कार्लसन है भाई। ये कहां के हैं? ये नॉर्वे के चेस प्लेयर हैं। याद रखिएगा पूरी दुनिया में मतलब इनका बोलबाला है चेस के मामले में। अभी दोस्तों एक ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप चल रहा था। क्या चल रहा था? एक ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप चल रहा था। शतरंज चैंपियनशिप चल रहा था दोस्तों, और उसी में ये मैग्नस कार्लसन पार्टिसिपेट कर रहे थे। और सबसे कम उम्र के एक भारतीय खिलाड़ी ने क्या कर दिया? याद रखिएगा, इनको हरा दिया, मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। अच्छा कई बच्चे और परेशान हो जाते हैं कि सर मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। पहली बार थोड़े मैग्नस कार्लसन हारे, कई बार मैग्नस कार्लसन को हराया गया दोस्तों। तो याद रखिएगा आप सभी यहां पर पहली बात क्या याद रखना है कि मैग्नस कार्लसन को अभी किसने हराया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों सबसे कम उम्र के भारतीय युवा खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानानंद, क्या नाम है? रमेश बाबू प्रज्ञानानंद, क्या नाम है? प्रज्ञानानंद ने क्या कर दिया? इन्हें हरा दिया। अच्छा एक बात और याद रखेगा, इनको और किस किस खिलाड़ी ने हराया है? तो इनको पहले विश्वनाथन आनंद ने सबसे पहली बार हराया था भारत से, दूसरी बार पेंटाला हरिकृष्णा ने हराया था, और अब तीसरी बार किसने हराया है? रमेश बाबू प्रज्ञानानंद ने हराया था। और ये संतोष गुजराती विजित जो नाम है दोस्तों, ये भी बहुत बेहतरीन चेस प्लेयर हैं। फिलहाल के लिए तो इनका नाम कहीं चर्चा में नहीं है, बट आप ये वाला सवाल जरूर याद रखिए, ठीक है। इतनी सी बात। अच्छा बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर ये इस पेज के बाद जो ये वाला पेज है सर, इसको आप क्यों नहीं पढ़ते हैं? इसको भाई मैं इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि आपके परीक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतनी बात ही इंपॉर्टेंट है। ये गेम ऑनलाइन हो रहा था। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के रहने वाले हैं, सबसे कम उम्र के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं, भारतीय प्लेयर हैं रमेश बाबू प्रज्ञानानंद। इन्होंने किसी तीसरे नंबर पे भारतीय ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया, क्योंकि इनके पहले दो लोगों ने और हराया है, विश्वनाथन आनंद ने और पेंटाला हरिकृष्णा ने। इतनी बात आपके काम की थी, मैंने आपको बता दिया। तो मुझे आप बता दो, जब मैं आपको काम की बात बता दे रहा हूं तो इसको एक बार फिर से रीड करने का क्या मतलब निकलता है? आप रीड करिए, आपके पास पीडीएफ में चला जा रहा है, इसको आप रीड कीजिए, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं इस वाले टॉपिक पे आता हूं दोस्तों, और इसके बारे में बताता हूं। सुनिए, खेल से संबंधित कुछ अच्छे सवाल जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। हाल फिलहाल में करंट अफेयर में हम लोगों ने पढ़ा भी। मैग्नस कार्लसन को हराने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो तीसरे नंबर के भारतीय खिलाड़ी बन गए, और सबसे युवा खिलाड़ी भी हैं दोस्तों वर्तमान में, रमेश बाबू प्रज्ञानानंद इनका नाम है। 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों में पहला स्थान ये किस देश ने हासिल किया? तो पहला स्थान दोस्तों नॉर्वे का है, दूसरा स्थान जर्मनी का है, और तीसरा स्थान चीन का है। पहला स्थान किसका है? नॉर्वे का, याद रखेगा नॉर्वे का फर्स्ट स्थान है। दूसरा स्थान दोस्तों किसका है? जर्मनी का है। तीसरा स्थान किसका है? चीन का है। ये कम से कम आप याद रखेगा, ठीक है। कर हाल ही में सबसे कम उम्र के एटीपी 500 चैंपियनशिप कौन बने हैं? तो इनका नाम है कार्लोज अल्काराजू। ये एटीपी 500 का किताब इन्होंने जीता है। 70वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में किस पुरुष टीम ने और किस महिला टीम ने जीत हासिल किया? तो हरियाणा पुरुष टीम ने और केरल की महिला टीम ने दोस्तों जीत हासिल किया है इस वॉलीबॉल चैंपियनशिप में। प्रथम श्रेणी के पहली मैच में दोस्तों तिहरा शतक जड़ा, 341 रन, बहुत मायने रखता है, ठीक है। तिहरा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है दोस्तों? साकिब उल गनी, बिहार के रहने वाले दोस्तों साकिब उल गनी, याद रखिएगा।
इस बार रणजी में दोस्तों इन्होंने मतलब जलवा ही आ गया इनका। किस फुटबॉल क्लब ने, दोस्तों एक फुटबॉल क्लब है जिसने 2021 के फीफा क्लब विश्व कप का चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इस फुटबॉल क्लब का नाम है चेल्सी फुटबॉल क्लब। क्या नाम है? चेल्सी क्लब कहिए या चेल्सी फुटबॉल क्लब कहिए, फुटबॉल क्लब कहिए, याद रखेगा, ठीक है। चेल्सी फुटबॉल क्लब, ठीक है, जाना माना क्लब है, याद रखेगा। ये जो गेम खेलता है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने ESPN क्रिक इन्फो के द्वारा दोस्तों टेस्ट बैटिंग अवार्ड जीता है? तो ये टेस्ट बैटिंग अवार्ड दिया गया है ऋषभ पंत को। किसको दिया गया है? ऋषभ पंत को दिया गया है। आईपीएल में अहमदाबाद की टीम का नया नाम क्या होगा? तो इस बार आईपीएल में दो नई टीमें आ रही हैं, एक अहमदाबाद की टीम आ रही है, एक लखनऊ की टीम आ रही है। अहमदाबादी टीम का नाम है गुजरात टाइटंस और लखनऊ वाली टीम का नाम है लखनऊ सुपर जॉइंट्स। याद रखेगा, ये भी आपके लिए जरूरी है। कौन सी टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली दोस्तों दुनिया की पहली टीम बन गई है? तो अपना टीम भारत है जिसने 1000 वनडे मैच अभी पूरा किया। एएफसी महिला एशियाई कप जो है दोस्तों ये किसने जीता है? तो इसका आयोजन दोस्तों भारत में किया गया था, लेकिन इसको जीता है चीन ने। पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान दक्षिण कोरिया का है, उसने सिल्वर मेडल जीता है। याद रखेगा, पहला चीन का है और दूसरा किसका है दोस्तों? दूसरा है दक्षिण कोरिया का। तो चीन ने जीता गोल्ड मेडल और इन्होंने जीता सिल्वर मेडल। तो दोस्तों खेल से संबंधित कम से कम इतने सवाल तो आपको याद ही होने चाहिए। स्टडी 91 के साथ रहेंगे ना तो आपको चीजें याद होती चलेंगी। आगे बढ़िए। कारण नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? जी हाँ दोस्तों, ये पहले राज्य की बात कर रहा हूं। दोस्तों कुछ समय से इस तरह के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, जैसे अभी हम लोगों ने दोस्तों स्टार्टिंग में सुना था जल मेट्रो के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? जल मेट्रो के बारे में पढ़ा था दोस्तों। और जल मेट्रो की बात हम लोगों ने पढ़ा था कोच्चि में। कोच्चि में शुरू हो रहा था जल मेट्रो। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जल मेट्रो ऐसा नहीं है कि मेट्रो ट्रेन पानी के अंदर चलेगी, ऐसा नहीं है। बैटरी से चलने वाली दोस्तों जहाजें होंगी जो चलाई जाएंगी, उसे हम लोग जल मेट्रो का नाम दिए थे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों दोबारा हम लोगों ने पढ़ा जल टैक्सी के बारे में, वाटर टैक्सी के बारे में, ठीक है। वाटर टैक्सी के बारे में पढ़ा, ठीक है, जिसकी शुरुआत किया गया महाराष्ट्र में। कहां किया गया? महाराष्ट्र में शुरुआत किया गया, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों कि यहां पर पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया और यह लॉन्च किया गया दोस्तों असम राज्य के द्वारा। जी हां दोस्तों, असम में आपने सुना होगा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ठीक है। ये उसी ब्रह्मपुत्र नदी में दोस्तों ये नौका सेवाएं स्टार्ट की गई हैं। नौका सेवाएं स्टार्ट की गई दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा, नौका सेवाएं स्टार्ट की गई हैं, ठीक है, परिवहन के लिए, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। अच्छा, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा है और राजधानी दिसपुर है। राज्यपाल जगदीश मुखी साहब हैं। ये सब आप याद रखेगा, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र में, ठीक है, मतलब सार्वजनिक परिवहन के लिए आप बोल सकते हो, सार्वजनिक परिवहन के लिए दोस्तों दो चीजें किया गया था। दो अलग अलग सवाल है मेरे मन में आ गया, बता दे रहा हूं। रोपवे का शुरुआत कहां पे किया गया? रोपवे का, ठीक है, तो ये रोपवे की शुरुआत किया जा रहा है दोस्तों वाराणसी में, ठीक है। सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे की शुरुआत किया जा रही है। और इसके अलावा दोस्तों एक क्रूज सेवा भी दोस्तों शुरू किया गया, क्रूज सेवा शुरू किया गया, ठीक है। कहां पर? यह भी आपके वाराणसी में शुरू किया गया। यह भी आप याद रखिएगा, एकदम शानदार सा सवाल है, ठीक है। तो इसको आप पढ़िएगा। उत्तर यहां पर फिलहाल आपका हो गया असम हो जाएगा। बाकी की बातें दोस्तों यहां पर दिया गया है, आप चाहे तो इन्हें पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं आगे और बताता हूं कि भारत में पहली बार या विश्व में पहली बार अगर इस तरह की कोई बात हमारे सामने आई है करंट अफेयर में, तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें चीजें याद हो जाएं, ठीक है। तो पहला सवाल तो ये है कि नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन एप्लीकेशन किस राज्य ने लॉन्च किया है? पहली बार ये लॉन्च हुआ तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेगा असम राज्य ने किया है। भारतीय रेलवे ने देश का पहला केबल ब्रिज बनाने जा रहा है दोस्तों। अभी तक रेलवे कभी केबल ब्रिज का निर्माण नहीं किया है, तो याद रखेगा अब पहली बार केबल ब्रिज बन रहा है, तो जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है केबल ब्रिज। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन दोस्तों कहां पे किया जा रहा है? तो इसका उद्घाटन महाराष्ट्र में किया जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों आपने नासिक का नाम सुना होगा, वहां पे हो रहा है। नितिन गडकरी द्वारा किस नदी पर सबसे लंबे रेल सह सड़क पुल का निर्माण किया गया? एक ऐसा पुल जिसपे ट्रेन भी चलेगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलेगी, याद रखेगा, रेल सह सड़क पुल। इसका उद्घाटन नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया। इसके अलावा बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी भी वहां मौजूद थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसका उद्घाटन कहां पे
किया गया तो गंगा नदी पर किया गया, याद रखेगा, ठीक है, बेगूसराय के पास में। कह रहा नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश है इजराइल, ठीक है, इजराइल देश है, इसको याद रखेंगे। हाल ही में किस सेंट्रल जेल को अपना पहला एफएम रेडियो चैनल मिला? जी हां दोस्तों, इस एफएम रेडियो चैनल पर सभी कैदियों को मौका दिया जाएगा, लोग अपने जीवन के बारे में बताएं, दास्तान को बताएं, इससे लोगों को पश्चाताप होता है, ठीक है, कि हमने गलतियां क्या की हैं और उनको सुधरने का मौका भी मिल पाता है, ठीक है। ये इंदौर सेंट्रल जेल की बात करें जहां कॉन्सेप्ट शुरू किया गया, ठीक है। अपनी तरह की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी कहां खोली जा रही है? तो हाल ही में दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी जो बन रही है वो केरल में बनी है, वहीं पर ग्राफीन नवाचार केंद्र भी खोला जा रहा है। भारत की पहली टीचर यूनिवर्सिटी वो आपके दिल्ली में बनाई जा रही है, उसको भी याद रखेगा। पहली रेल यूनिवर्सिटी दोस्तों ये आपके गुजरात के वडोदरा में चल रही है, उसको याद रखेगा। एक स्किल यूनिवर्सिटी दोस्तों बनाया जा रहा है एडीबी के सहयोग से, एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से, $112 मिलियन का ऋण भी हमें मिला दोस्तों, ये असम में बनाया जा रहा है। ये इसका नाम है दोस्तों स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, ठीक है, और ये बन रहा है कर्नाटक में, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, स्किल वाली जो यूनिवर्सिटी है वो असम में है, ये स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी है और ये कर्नाटक में बन रही है। करा राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो याद रखेगा जम्मू कश्मीर बना है, ठीक है। इसी के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जम्मू कश्मीर ऊंची छलांग भी लगाने वाला है। करा किस सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी सुरंग का दर्जा दिया गया? तो इस सुरंग का नाम है अटल सुरंग। क्या नाम है? अटल सुरंग, इसको भी आप याद रखेगा। तो भारत में प्रथम या विश्व में प्रथम यानी पहली बार कहीं कुछ होता है तो आप याद रखिए। देखिए करंट अफेयर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? चीजें आपको रट जाए बिना ऑप्शन के, जब चीजें आपको याद होने लगे ना तब आप जान जाओ कि बस मजा ही आ गया सर। आप पेपर उठाइएगा भाई, मैं कह रहा हूं आज छोड़ो, कल जब आपका एग्जाम होगा ना आप देखना करंट अफेयर के सवाल जो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भय होता है कि यार करंट अफेयर हम पढ़ेंगे पता नहीं एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, फंसेगा नहीं फंसेगा, यार फंसना तो तय है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर भी यहीं से क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। क्या करेगा, रोज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है क्वेश्चन तो वहीं से बनेगा ना। और सबसे जरूरी चीज होता है कि हम अगर रिविजन करते चल रहे हैं तो फिर हमारा कोई जो है बाल विवाह का कर नहीं पाएगा। कर हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर यह बताना है दोस्तों। बहुत बार परीक्षाओं में आपसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के बारे में पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान पूछा गया है। इस बार दोस्तों इस अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में कुल 55 देशों को लिया गया था। कितने देशों को लिया गया था? 55 देशों को लिया गया था। इन 55 देशों में भारत का स्थान है 43वां। कौन सा स्थान है? 43वां। पहला स्थान दोस्तों किसका है? तो पहला स्थान याद रखेगा अमेरिका का है यानी यूएसए का है। दूसरा स्थान दोस्तों किसका है? आपका यूके का है, ठीक है, इसको याद रखेगा। भारत का स्थान कौन सा है? 43वां स्थान है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ 43 जो है आपका सही हो जाएगा, 43 आपका सही हो जाएगा। किसमें? अगर हम बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात करें तब, ठीक है, बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात करें तो। अभी हाल ही में दोस्तों एक और सूचकांक आया था, लोकतंत्र सूचकांक। आपको याद हो ना हो बट आप ध्यान दीजिए, लोकतंत्र सूचकांक आया था। इस लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान था 46वां, ठीक है, ये भी याद रखेगा, ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है। एक दोस्तों हाल ही में भ्रष्टाचार सूचकांक जारी किया गया था, याद है आपको? भ्रष्टाचार सूचकांक, ठीक है, भ्रष्टाचार सूचकांक जो जारी किया गया था इसमें भारत का स्थान कौन सा था? इसमें भारत का स्थान 85वां आया था दोस्तों, इसको भी याद रखेगा, ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है। हंगर इंडेक्स एक जारी किया गया था दोस्तों, आपको पता होगा। भूख सूचकांक जारी किया गया था, भूख सूचकांक जारी किया गया था। इस भूख सूचकांक में भारत का स्थान था 101वां स्थान। कौन सा था? 101वां स्थान, ठीक है। 56वें स्थान की बात करो दोस्तों, तभी विश्व टैलेंट रैंकिंग जारी की गई थी। क्या? विश्व टैलेंट रैंकिंग जारी की गई थी दोस्तों, उसमें भारत का स्थान कौन सा था? याद रखेगा 56वां स्थान था। जबकि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में 66वां स्थान था। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक, ठीक है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा स्थान था? 66वां स्थान था। तो पढ़ना बड़ी बात नहीं है, पढ़ने के साथ साथ चीजें आपको याद होनी चाहिए, सब रिवीजन होना चाहिए, तब आपको मजा आएगा, ठीक है। तो ये बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 43वां है, ये आप याद रखेगा। बुद्धि से आई लव यू याद रखो, ठीक है, 143 आई लव यू। आई लव यू से आई हटा दो क्योंकि मैं स्वयं की बात हो रहा है। लव यू शब्द रखो दोस्तों, तो लव यू यानी 43, आप जानते हैं ना 143 आई लव यू, ठीक है। तो याद रखेगा 43 याद रखेगा, ये स्थान है बौद्धिक यानी बुद्धि संपदा की बात कर दे। आईपी
की बात कर दे तब आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा स्थान यूके का है, तीसरा स्थान दोस्तों जर्मनी का है, चौथा स्वीडन है और पांचवा फ्रांस है, ठीक है। अब भारत का कौन सा है, तो याद रखेगा भारत का स्थान है 43वां। कौन सा है, 43वां स्थान है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सूचकांकों से संबंधित और कौन कौन से सवाल हम लोगों ने करंट अफेयर में पढ़े हैं, जरा उन पर एक नजर डालते हैं। पहला सवाल ये हो गया, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में स्थान भारत का कौन सा है, तो 43वां है। हरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट हाल ही में जारी किया गया दोस्तों, और इसमें बताया गया कि भारत में करोड़पति परिवारों की जो संख्या है वो कितने दर से बढ़ रही, तो 11% की दर से बढ़ रही दोस्तों। करोड़पति परिवारों की संख्या कितने दर से, 11% की दर से बढ़ रही है। आगे यह संख्या हो जाएगी 2026 तक 30% से, ठीक है। मतलब बहुत तेजी से भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है। भारत में कुल अरबपति परिवार कितने दोस्तों, ठीक है, बताइए जल्दी से, 142, ठीक है, उसको भी याद रखेगा। सौभाग्य योजना, सौर विद्युतीकरण योजना दोस्तों, इसमें कौन सा राज्य अव्वल रहा, कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा, पहला स्थान पर रहा, तो राजस्थान है, ये आप याद रखेगा। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स जारी किया गया था और इसमें पूछा गया था कि भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है, तो याद रखेगा मुंबई, सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर मुंबई है। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा दोस्तों एक रैंकिंग जारी किया गया, डेमोक्रेसी इंडेक्स। इस डेमोक्रेसी का तात्पर्य होता है लोकतंत्र, ठीक है। तो ये लोकतंत्र सूचकांक जो जारी किया गया, इसमें भारत का स्थान कौन सा था, तो 46वां स्थान था, इसे भी आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है। भारतीय प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी किया गया दोस्तों, इसमें बताया गया कि कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश टॉप पर है, क्योंकि दोस्तों पत्रकारिता, अच्छी पत्रकारिता के लिए कई पत्रकारों को जान भी गंवानी पड़ी, और इसमें जम्मू कश्मीर दोस्तों टॉप पे चल रहा है, याद रखिएगा। हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में सबसे ऊपर कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं, आप जान ही रहे हैं। ऑक्सफैम इंडिया की जो रिपोर्ट आई थी दोस्तों, उसमें बताया गया कि भारत में अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई है। पहले 102 थी, अब बढ़कर कितनी हो गई, 142 हो गई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन को लागू करने वाले राज्यों में दोस्तों टॉप पर कौन है, सबसे ऊपर कौन है, सबसे शीर्ष पर कौन है, तो तेलंगाना राज्य दोस्तों ये टॉप पर चल रहा है। इसके पहले तेलंगाना के बारे में लोगों ने पढ़ा था कि ओडीएफ प्लस की रैंकिंग में दोस्तों तेलंगाना टॉप पर चल रहा था। इसका मतलब क्या है, शौच मुक्त गांवों की श्रेणी में दोस्तों याद रखिएगा तेलंगाना अव्वल है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो रैंकिंग से जुड़े कुछ अच्छे सवाल थे जिन्हें आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। हाल ही में ओशियंस 2022 सम्मेलन का आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया, जल्दी से बताइए। ओशियन 2022 सम्मेलन का आयोजन ये कहां पर किया गया है, सोच समझ के जवाब दीजिए। लिख रहा बांग्लादेश में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में और भारत में। अभी आपने सुना होगा जापान और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों ने रक्षा समझौता किया। क्या किया, रक्षा समझौता किया था। क्यों रक्षा समझौता किया था, इसलिए किया दोस्तों क्योंकि दोनों के दोनों नाटो कंट्री हैं और दोनों चीन की जो बढ़त है प्रशांत महासागर में उसको रोकने के लिए दोस्तों यहां पर इन्होंने रक्षा समझौता किया है। बांग्लादेश की बात करें तो अभी अमेरिका एक जो है आपको नौसेनिक अभ्यास कर रहा था बांग्लादेश के साथ, आपने सुना भी होगा, ठीक है। यहां आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारत पहली बार इस ओशियन 2022 सम्मेलन का आयोजन कर रहा है दोस्तों, इसका अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है, ये भारत में हो रहा है। अच्छा, इसमें क्या विशेष है दोस्तों, मतलब इस ओशियन सम्मेलन में क्या विशेष है, क्या खास बात है जिस पर बातचीत होगी, तो पहला याद रखेगा, पहली बातचीत होगी दोस्तों जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर दोस्तों, यहां बात होगी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो आपका ग्लोबल वार्मिंग पर बातचीत होगी, क्योंकि ये सब मतलब बड़े मुद्दे हैं, ठीक है, याद रखेगा। जो आपका कार्बन उत्सर्जन हो रहा है दोस्तों, कार्बन उत्सर्जन पर बातें होंगी, ठीक है, कार्बन उत्सर्जन पर भी बातें होंगी यहाँ पर, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों अभी आपने माइक्रोप्लास्टिक्स का नाम सुना होगा, माइक्रोप्लास्टिक का अभी हाल ही में बर्फबारी हुई थी स्विट्जरलैंड में, जहां पर माइक्रोप्लास्टिक मिले, कई मिलियन टन दोस्तों माइक्रोप्लास्टिक मिले हैं। तो वातावरण में जो माइक्रोप्लास्टिक आ रहे हैं दोस्तों, इनके ऊपर दोस्तों यहां बातचीत करनी है, माइक्रोप्लास्टिक पर, ठीक है। इसके अलावा जो महासागरों की जैव विविधता को खतरा जिन चीजों से बन रहा है, उन चीजों पर, जैव विविधता को खतरा जो चीजों से बन रहा है दोस्तों, उन खतरों पर भी दोस्तों यहां बातचीत करना है। जैसे जो कचड़े हैं वो अगर महासागरों में डाले जा रहे हैं, तो इस तरह की चीजों पर भी ये मुख्य बिंदु रहेंगे जिस पर भारत जो है बातचीत करने वाला है बाकी के देशों के साथ। तो याद रखें, इस ओशियन सम्मेलन का आयोजन पहली बार भारत में किया जा रहा है, और निश्चित रूप से अगर इतनी बड़ी संस्था पहली बार अगर इस तरह का कुछ बड़ा होता है आयोजन, तो हमें तो जानना चाहिए, ठीक है, हमें जानना चाहिए, सीखना चाहिए और वही सारी
बातें आपको यहाँ बताई भी गई हैं कि हाइब्रिड मोड में कैसे इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और क्या क्या बातें होंगी। तो चलिए आइए हम सम्मेलन से जुड़े कुछ अच्छे सवाल पढ़ते हैं कि भाई हाल फिलहाल में और कौन कौन से सम्मेलन कहां कहां पर आयोजित किए गए, एक बार उनके बारे में पढ़ते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें याद हो जाए। तो पहले याद रखेगा ओशियन 2022 कहां पर होने वाला है, तो भारत में हो रहा है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करने वाला है? 2023 में ओलंपिक की मेजबानी सत्र के लिए जो स्थान चुना गया मुंबई को चुना गया। ठीक है, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। किस केंद्रीय मंत्रालय या संस्थान ने री इमेजिंग म्यूजियम इन इंडिया पर क्या किया दोस्तों? एक वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। यह आयोजन जी किशन रेड्डी जी के द्वारा किया गया, जो संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। छठा अफ्रीकी संघ यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? इसका आयोजन दोस्तों ब्रुसेल्स में किया गया। कहां पर? ब्रुसेल्स देश है वहां पर किया गया। ठीक है, ब्रुसेल्स देश नहीं, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। पिछले साल यहीं पर नाटो का सम्मेलन हुआ था, मैं उसी की बात कर रहा हूं। लिख रहा है कि G20 2023 में कहां पर होने वाला दोस्तों? तो 2022 वाला जो G20 है वो तो आपके इंडोनेशिया के बाली में हो रहा है। 2021 वाला इटली के रोम में हुआ था और 2023 में यह भारत में होगा, यह भी याद रखेगा। इसके लिए सचिवालय की स्थापना भी भारत में की जा रही है। ठीक है, रीइमेजिनिंग म्यूजियम इन इंडिया के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इस संस्कृति मंत्रालय के मंत्री जी किशन रेड्डी साहब ने किया। ठीक है, करा पहले भारत मध्य एशिया वर्चुअल समिट में कितने देश हिस्सा ले रहे हैं? तो 5 मध्य एशियाई देश जो हैं दोस्तों वो हिस्सा ले रहे हैं। मुस्लिम कंट्री हैं तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये 5 देश हैं। हाल ही में बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन कहां पे किया गया? तो नई दिल्ली में। वो गणतंत्र दिवस की संध्या पर दोस्तों इस बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन किया गया था। पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है या वर्चुअली इसका जो उद्घाटन किसने किया? तो मोदी जी ने किया, याद रखेगा। 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक, 2021 वाली जो बैठक थी 13वीं बैठक थी, वो हमारे भारत में हुई थी। और इस बार दोस्तों 2022 में जो ब्रिक्स की बैठक हो रही है इसकी अध्यक्षता करने का मौका चीन को दिया गया है। ब्रिक्स याद रखेगा 5 देशों का समूह है जिसमें ब्राजील है, रशिया है, भारत है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। करा वर्ष 2022 की G7 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो जो G7 2021 वाला जो था वो आपके इंग्लैंड में हुआ था और 2022 में जो G7 हो रहा है उसकी अध्यक्षता जर्मनी को दिया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपके क्रीम सवाल थे दोस्तों जो कि इवेंट से जुड़े हुए थे। बहुत सारे बच्चे, अच्छा अब बच्चों को याद होने लगा तो लोग कहते हैं सर ये वाला मत पढ़ाई करिए, हम इरिटेट होते हैं। दोस्तों मैं इरिटेट होने के लिए नहीं पढ़ाता हूं, मैं इसलिए पढ़ाता हूं कि जितने ज्यादा बार आप रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपको याद होगा। और पढ़ाई करने के लिए आए यार, पढ़ाई में कम से कम शॉर्टकट मत लगाया करिए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्या है? जी हां दोस्तों, अभी चर्चा में चल रहा था नॉर्ड स्ट्रीम 2। आपको बताना है नॉर्ड स्ट्रीम 2 है क्या। कह रहा रूस की मिसाइल है। अभी आप देख ही रहोगे दोस्तों कि लड़ाई और भी बढ़ती जा रही है। हालांकि भारत की तरफ से मध्यस्थता किया जा रहा है कि किसी तरह शांति व्यवस्था स्थापित हो सके। ठीक है, ये युद्ध विराम हो सके, लेकिन युद्ध विराम होने का नाम नहीं दे रहा है। गलती से भी अगर नाटो कंट्री अगर उतर गई इस युद्ध में तो फिर इसको एक बड़े विश्व स्तर के युद्ध स्तर पर लाने में देर नहीं होगा दोस्तों, और पूरा दुनिया 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि शांति व्यवस्था जो है बनाए रखना ही ज्यादा उचित होगा। यहाँ पर जो माहौल चल रहे हैं बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं क्योंकि रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। ठीक है, आइए मैं कुछ बताता हूं आपको। अब बात आती है रूस की मिसाइल की, तो ज्यादातर बच्चों के दिमाग में आएगा शायद रूस की कोई मिसाइल हो, बट ऐसा नहीं है। प्रशांत महासागर की कोई धारा हो, नॉर्ड स्ट्रीम नहीं, वो जेट स्ट्रीम और ये सब। जेट स्ट्रीम जो है दोस्तों तो आसमानी हवाएं हैं, उनको ही मत समझिए। ठीक है, वो अलग चीजें होती हैं। और ये गल्फ स्ट्रीम वगैरह का नाम सुनता होगा आपने, सुना होगा, जो गर्म जलधाराएं होती हैं, वो भी ये नहीं दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? ये गैस पाइपलाइन योजना है। ये गैस पाइपलाइन योजना है नॉर्ड स्ट्रीम 2, ध्यान दीजिएगा। ये 1200 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन है। ठीक है, जो जोड़ती किसको? जो जोड़ती है रूस को जर्मनी से। जी हां दोस्तों, रूस को जर्मनी से जोड़ती है। बीच का जो स्थान है दोस्तों ये बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर होते हुए, याद रखेगा, बाल्टिक सागर होते हुए दोस्तों यह योजना चल रही है जो रूस को जर्मनी से जोड़ती है। और मैं बता दूं दोस्तों, रूस तो आपका एक अलग देश है। रूस के जो पड़ोसी देश है दोस्तों उसमें एक तरफ क्या है? पूरा यूरोपियन कंट्री है। क्या है दोस्तों? पूरा यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन देश है, याद रखेगा, यूरोपियन देश हैं जिसमें जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, ब्रिटेन, ये सब ए टू जेड बहुत सारे देश हैं यहाँ दोस्तों, पूरे यूरोप के देश हैं। याद रखेगा, जो यूरोप के देश हैं वो प्राकृतिक गैसों के लिए, वो प्राकृतिक गैस की पूर्ति के लिए, प्राकृतिक गैस की पूर्ति के लिए इनकी निर्भरता किसके ऊपर है दोस्तों? रूस के ऊपर है। क्यों? क्योंकि
इनको यूरोपीय देशों को मिलने वाला 40% जो प्राकृतिक गैस है वो कहां से पूरा होता है, वो पूरा होता है रूस से। ठीक है, तो अभी ये नॉर्ड स्ट्रीम 2, तो सर क्या नॉर्ड स्ट्रीम 1 भी है क्या, तभी तो इसका नाम 2 पड़ा। सिंपल सी बात है ना, केजीएफ 1 आएगा तभी तो केजीएफ 2 आएगा। ठीक है, सिंपल, बाहुबली 1 था तभी बाहुबली 2 आया, सिंपल सी बात है। तो यहां नॉर्ड स्ट्रीम 1 है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो दोस्तों वो ऑलरेडी यूक्रेन के रास्ते गुजरता है। कहां से होकर गुजरता है, यूक्रेन के रास्ते गुजरता है। ठीक है, लेकिन याद रखेगा यहां पर जो ये पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो पाइपलाइन है जो यूक्रेन होकर गुजर रहा है, यूक्रेन इस नॉर्ड स्ट्रीम 2 का विरोध कर रहा है। इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि अभी यूक्रेन को लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर, कितना दोस्तों, 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का दोस्तों ये फायदा होता है, किसको, यूक्रेन को फायदा होता है। अगर एक और पाइपलाइन आ जाएगा तो याद रखेगा हो सकता है यूक्रेन को मिलने वाला ये फायदा कम हो जाए या बंद हो जाए। इसलिए यूक्रेन नहीं चाहता कि कोई दूसरी पाइपलाइन बने, लेकिन यहां पर बनाई जा रही जो बाल्टिक सागर होके जाएगी। ठीक है, बाल्टिक सागर होके जाएगी, जर्मनी को जोड़ेगी किसके साथ, खास करके रूस के साथ। तो इस तरह की योजना है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। हालांकि अमेरिका भी इसका विरोध कर रहा है। ठीक है, खैर अलग बात है, तो इसको आप समझ लीजिए। बाकी जो मैंने पढ़ाया वही सारी बातें दोस्तों यहां पे दिया जा रहा है, खर्चा वर्चा बताया जाएगा, कितना खर्चा आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, मैं अपने काम की बात जो था, आपके काम की बात, वो मैंने आपको समझा दिया, बता दिया, लेकिन फिर भी आप पीडीएफ डाउनलोड करके ना इसको पढ़ा जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी मजा आएगा। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों देश विदेश की खबरों पर। जैसे नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्या है दोस्तों, एक गैस पाइपलाइन योजना है जो जोड़ती है रूस को जर्मनी से। साथ ही साथ दोस्तों इसको भी अपडेट कर लीजिए आप, रूस को कैसे जोड़ती है, जर्मनी से जोड़ती है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। करा रूस और किस देश के बीच तनाव के बीच बाबुस्का बटालियन काफी चर्चा में रहा दोस्तों। तो ये चर्चा में रहा क्योंकि रूस की लड़ाई जो अभी चल रही है वो यूक्रेन के साथ चल रही है। ठीक है, तो याद रखेगा। हाल ही में यूएस और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 का आयोजन कर रहा है, तो कोप साउथ का आयोजन अमेरिका कर रहा है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो इसको भी याद रखें। किस देश ने पर्यटन में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन सहयोग पर भारत के साथ एक समझौता किया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने समझौता किया है जिससे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत के आधार कार्ड की तर्ज पर दोस्तों एक यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी दोस्तों कौन सा देश बनाने जा रहा है, तो हमारा पड़ोसी देश नेपाल है। जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड है वैसे अब वो भी अपना एक आधार कार्ड सिस्टम बनाने जा रहा है, याद रखेगा। करा किस देश ने अपनी आय में विविधता लाने के लिए 2023 के मध्य से एक नए कॉर्पोरेट टैक्स की घोषणा किया है, तो वह देश है यूएई देश। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात एक नए टैक्स की घोषणा इन्होंने किया है। हाल ही में किस स्थान पर आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी देखी गई दोस्तों, तो याद रखेगा ये देखा गया अंटार्कटिका के पास में एक सागर है जिसका नाम है वेडल सागर। क्या नाम है, वेडल सागर, वहां पर देखा गया आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी। इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम क्या है, कोई राजधानी नई नहीं बनी दोस्तों, नया नाम पड़ा है। ठीक है, इंडोनेशिया की नई राजधानी बनाई गई थी कालीमंतन। ठीक है, कालीमंतन का नाम बदल दिया गया, उसका नया नाम हो गया नुसंतरा। क्या हो गया, नुसंतरा, याद रखेगा। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है दोस्तों, तो याद रखेगा इनका नाम है माया एंजेलो। ठीक है, ये पहली अश्वेत महिला है जो अमेरिकी सिक्कों पर नजर आएंगी। हाल ही में यूरोपीय संघ के संसद की अध्यक्षता किसने संभाला, इसके पहले ही चुना गया था डेविड सासोली जी को, जिनका हाल ही में निधन हो गया। उनके निधन के बाद रॉबर्ट मेट्सोला को यूरोपीय संसद का अध्यक्ष चुन लिया गया है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो देश विदेश की खबरों में दोस्तों ये सभी सवाल तो आपको याद ही होने चाहिए, जरूरी है आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा स्टडी 91 पर बेहतरीन क्लासेस चली रही दोस्तों, एक मौका आप दीजिए, आपसे कह रहा हूं ना, एक मौका सिर्फ आप दीजिए दोस्तों, हिंदी इंडिविजुअल का बैच ज्वाइन करिए। आपने बहुत जगह ऑनलाइन पढ़ा होगा, बहुत सारे बड़े बड़े चैनल का नाम सुना होगा, बड़े बड़े एप्लीकेशन का नाम सुना होगा, मुझे नहीं पता कौन क्या देता है, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने बैच ज्वाइन किया ना तो आप सबको भूल जाओगे, ये लिख के मेरी गारंटी है। ठीक है, आप सबको भूल जाओगे, क्यों, क्योंकि मुझे पता है आपको क्या चाहिए, मुझे पता आपको क्या चाहिए, कैसे आप चीजों को याद कर पाएंगे, कैसे आप अपने आप को बेहतर महसूस कर पाएंगे, आप परीक्षा में कैसे अच्छे नंबर पा पाएंगे, वो सब चीज मेरे पास है दोस्तों। तो एक मौका आप स्टडी 91 को दीजिए, यही आप सभी से निवेदन है। बाकी मार्केट में किताबें आई गई हैं, किताब खरीदिए, ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। जो गांव के बच्चे हैं वो भी परेशान ना हो कि सर हमारे यहाँ तो इंटरनेट नहीं चलता। अब इंटरनेट बाधा नहीं है, इंटरनेट मेरे बीच की बाधा थी। जब कुछ समय पहले तक, 3 महीना पहले जब लोग बोलते थे कि सर मेरे यहाँ तो इंटरनेट ही नहीं चलता, हम ऑनलाइन क्लास कैसे लें, तब मेरे लिए बाधा थी। उसीलिए मैंने सोल्यूशन बनाया है, आप वीडियो को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, आपको दोबारा कोई दिक्कत नहीं होगी। आप 10 बार डाउनलोड करिए, पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए, रामानुजन पुरस्कार की घोषणा पहले ही हो चुकी थी। बस होता क्या, जैसे नोबेल पुरस्कारों की घोषणा अक्टूबर में होती है, नोबेल पुरस्कारों की घोषणा अक्टूबर में होती है और दिया जाता है दिसंबर में। तो एक बार अक्टूबर में चर्चा में आता है जब नाम की घोषणा होती है, और एक बार जब दिया जाता है हर साल 10 दिसंबर को, जिस दिन मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, उसी दिन दोस्तों नोबेल पुरस्कार वितरित किया जाता है, मतलब बुला बुला के दिया जाता है हाथ में, ठीक है। तो उस दिन भी चर्चा में आता है, तो 2 बार। वैसे ही दोस्तों ये भी सवाल है, रामानुजन पुरस्कार की घोषणा दिसंबर में ही हो गई थी, पहले ही हो गई थी, ठीक है, लेकिन अब इन्हें जो है सम्मानित किया गया है, इसलिए फिर से चर्चा में आ गया। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि रामानुजन पुरस्कार जो था दोस्तों, ये दिया गया नीना गुप्ता को। किसे दिया गया है? नीना गुप्ता को, याद रखेगा। इसके पहले वाला जो दोस्तों पिछले साल किसको दिया गया था? पिछले वर्ष यह पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर कैरोलिना अरुजो को। इस बार किसे दिया गया? नीना गुप्ता को दिया गया। बाकी के 2 नाम दोस्तों मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हूं। हाँ, शकुंतला देवी का नाम बड़ा गजब का दोस्तों, गजब की मैथमेटिशियन थी। अभी एक मूवी भी आई थी शकुंतला देवी, आप एक बार देखिए ना जाके, मजा आ जाएगा। गजब की मूवी दोस्तों शकुंतला देवी है, विद्या बालन की मूवी है, गजब की मूवी, एक बार आप देखिएगा, तबियत खुश हो जाएगी आपकी, ठीक है। बाकी आनंद कुमार के ऊपर दोस्तों भी मूवी आई थी सुपर 30, आपने देखा ही होगा, ठीक है। वो भी अच्छी मूवी, बहुत शानदार, जितना तारीफ किया जाए उतना कम है, ठीक है। यहां आपका उत्तर हो जाएगा नीना गुप्ता। पहले भी दोस्तों ये सवाल हम लोग पढ़ चुके थे, बट ये दोबारा ये सवाल आया है, तो फिर से आप इन चीजों को चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूं, सीधे अवार्ड पर आता हूं। भाई पुरस्कार, कौन कौन सा पुरस्कार किसे दिया गया, जो हम लोग करंट अफेयर में 10 दिन 15 दिन 20 दिन में जो कुछ भी पढ़ा है, एक बार देखिए क्या पढ़ा, यही पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है कि रामानुजन पुरस्कार नीना गुप्ता को दिया गया, और पढ़ा भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक कंपनी का जो दर्जा दिया गया है या जो पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया कोल इंडिया लिमिटेड को। किसे? कोल इंडिया लिमिटेड को, CIL को, वो भी याद रखेगा। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल जो पुरस्कार दिया गया, इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया। 83 मूवी में इन्होंने काम किया है, रणवीर सिंह ने, इन्हें दिया गया, याद रखेगा। हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड चैंबर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में दोस्तों चुना गया। या ICICI बैंक के MD हैं दोस्तों, जिन्होंने कंपनी के लाभ को सीधे दोगुना कर दिया। 7,000 करोड़ से कंपनी चली गई 15 से 16,000 करोड़ पे दोस्तों। संदीप बख्शी नाम है दोस्तों, गजब का, मतलब मानना पड़ेगा, दोगुना सीधा कर दिया इन्होंने 1 साल में। किसने वित्तीय रिपोर्टिंग उत्कृष्टता के लिए ICI पुरस्कार जीता है? ICI पुरस्कार दोस्तों यह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, और यह ICI पुरस्कार दिया गया रेलटेल कंपनी को। किसे? रेलटेल कंपनी को, ठीक है। 18वां स्वर्गीय माधवराव लीमय पुरस्कार यह नितिन गडकरी जी को दिया गया, यह भी याद रखेगा। गणतंत्र दिवस की परेड पर दोस्तों पॉपुलर चॉइस अवार्ड जो दिया गया है, यह दिया गया महाराष्ट्र की झांकी को, पॉपुलर चॉइस अवार्ड, ठीक है। गणतंत्र दिवस पर किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी का दर्जा दिया गया? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को सबसे बेहतरीन झांकी का दर्जा दिया गया। यहां से 2 झांकियां प्रस्तुत की गई थी, एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी एक जिला एक उत्पाद, एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर दोस्तों बना के ले जाया गया था। तो उसके लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, जबकि पॉपुलर चॉइस अवार्ड के तहत महाराष्ट्र का पहला स्थान है, ठीक है। वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या किसने जीता? तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने जीता है, याद रखेगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया? तो प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को दिया गया। ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म को चुना गया? तो एक भारतीय मूवी है दोस्तों, कुछ-हंगल नाम है, क्या नाम है? कुछ-हंगल, उसे चुना गया। अभी हाल ही में दोस्तों कुछ मूवी को ऑस्कर के लिए, ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए भेजा गया, 2 मूवी को। एक तो जय भीम मूवी है साउथ की, एक है मरक्कर द अरेबियन सी, ये दोनों मूवियों को भेजा गया, तो आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में कहां पर नए तेल क्षेत्र की खोज की गई? बहुत गजब का सवाल दोस्तों, नया तेल क्षेत्र में मिला है। पहली बात आता है ये खोज किया किसने, ठीक है, ये खोज किया किसने है? तो याद रखेगा, ये वेदांता ग्रुप का नाम दोस्तों आपने सुना होगा, वेदांता केयर्न ग्रुप का नाम सुना होगा, ठीक है। तो याद रखेगा वेदांता ग्रुप के द्वारा खोज किया गया। अब अगली बात आती दोस्तों, ये कहां खोजा गया? तो याद रखेगा ये खोजा गया बाड़मेर में, ठीक है। बाड़मेर कहां पड़ता है दोस्तों? बाड़मेर पड़ता है राजस्थान में। यह बाड़मेर राजस्थान में दोस्तों लगभग 500 वर्ग किलोमीटर का दोस्तों क्षेत्र है, जहां पर दोस्तों इस नए तेल क्षेत्र की खोज की गई है। तो याद रखेगा बाड़मेर आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी भरूच, भावनगर, लोहदा ये आपका सही उत्तर नहीं है। भरूच, भावनगर दोस्तों ये आपके गुजरात में पड़ते हैं। कहां पड़ते हैं? आपके गुजरात में है, ठीक है।
लोहदा दोस्तों आपका नहीं है दोस्तों, ये भी गलत है, लोहदा गलत है। अभी हमने हाल फिलहाल में आपको लम्हेटा पढ़ाया था, लम्हेटा एक जगह पढ़ाया था, लम्हेटा आपको याद होगा, लम्हेटा लम्हेटा गांव के बारे में बताया था। ये लम्हेटा गांव दोस्तों जबलपुर के पास में स्थित है, जबलपुर के पास में। और जबलपुर कहाँ है दोस्तों? एमपी में स्थित है। यहीं पर भारत का पहला जीवाश्म पार्क बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? भारत का पहला फर्स्ट जीवाश्म पार्क दोस्तों ये कहाँ बन रहा है? याद रखिएगा, ये बन रहा है दोस्तों डायनासोर से संबंधित जीवाश्म पार्क है ये बन रहा है आपके लम्हेटा गांव में, क्योंकि पहली बार यहीं पर डायनासोर के जीवाश्म पाए गए थे, इसलिए दोस्तों ये चर्चा में था। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिए, ये आपका अच्छा सा सवाल है। बाकी दे भी रहा, देखिए 542 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को ये कवर करता है। ठीक है, और वहीं 41 ब्लॉक में से एक ब्लॉक ये है दोस्तों जहां पर इसको ढूंढा गया है। ठीक है, तो इसको पढ़िएगा, ये वेदांता कंपनी जिसने इसको ढूंढा है। ठीक है, तो चलिए नेशनल न्यूज से जुड़े कुछ अच्छे सवालों पर बातचीत करते हैं। पहला सवाल ये हो गया कि कहां पर अभी नए तेल क्षेत्र की खोज की गई है, तो बताइएगा दोस्तों ये कहां पर है? बाड़मेर, राजस्थान में। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में जल टैक्सी की शुरुआत किया गया? पीछे पढ़ाई दिया आपको, महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। किस संगठन ने अटल इनोवेशन मिशन आयोग के साथ कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप स्टार्ट किया दोस्तों? तो ये स्टार्ट किया गया यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम के तहत, कार्यक्रम के तहत दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है। संसदीय समिति ने हाल ही में मनरेगा में काम करने वाले लोगों की जो कार्य करने का समय था उसको बढ़ा दिया, उसको बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया। पहले 100 दिन था, अभी 150 दिन दोस्तों कम से कम काम मिलेगा। करा मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चलाया गया आहट। ये किसके द्वारा चलाया गया? तो याद रखिएगा सीआरपीएफ के द्वारा चलाया गया दोस्तों, केंद्र भारत रेलवे सुरक्षा बल। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये उसके द्वारा चलाया गया, रेलवे सुरक्षा बल आप याद रखिए, आरपीएफ याद रखिए। ठीक है, सीआरपीएफ अलग हो जाएगा। ठीक है, सीआरपीएफ अलग हो जाता है दोस्तों, उसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहते हैं। ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स नहीं दोस्तों, ये रेलवे पुलिस फोर्स है। ठीक है, उसको ध्यान दीजिएगा। लता मंगेशकर जी के नाम पर एक नई संगीत अकादमी और एक म्यूजियम बनाया जा रहा है। याद रखेगा, लता मंगेशकर जी ये इंदौर की रहने वाली थी, इसलिए इंदौर में यह संगीत अकादमी और म्यूजियम बनाया जा रहा है। अभी हाल ही में लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। राजस्व के मामले में 2021 में दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी कौन बन गई है? पहले तो टॉप पे इंटेल कंपनी चल रही थी, अभी इंटेल को पछाड़ करके सैमसंग दुनिया की सबसे ज्यादा राजस्व कलेक्ट करने वाली दोस्तों सेमीकंडक्टर कंपनी बन गई है। याद रखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो 216 फीट ऊंची रामानुजाचार्य की यह प्रतिमा है, बैठी हुई प्रतिमा, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है दोस्तों, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने तेलंगाना के हैदराबाद में किया। इसको भी याद रखेगा, इसे नाम दिया गया स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का। ध्यान दीजिएगा, अब इस तरह से 3 स्टैच्यू हमारे भारत में बन चुके हैं। कभी परीक्षा में पूछे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी तो बताइएगा हैदराबाद में, अगर पूछता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो बताइएगा अहमदाबाद में, और अगर पूछता है स्टैच्यू ऑफ पीस तो बताइएगा राजस्थान का पाली जिला। ठीक है, ये तीनों सवाल आप याद रखेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल सवाल आएंगे ही आएंगे। आप करते हैं नहीं करते हैं ये मैटर की बात है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति के उद्यमियों की सबसे अधिक संख्या कहां पर है दोस्तों? तो सबसे ज्यादा एससी जाति के जो उद्यमी हैं वो आपके महाराष्ट्र में हैं, वो भी आप याद रखिएगा। एकदम बेहतरीन और अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं। करा हाल ही में चर्चा में रहा बैगनी क्रांति का संबंध किससे? ठीक है, बैगनी क्रांति का दोस्तों संबंध किससे? करा बैगन की खेती को बढ़ावा देना, ये तो मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। ठीक है, रेफ्लेशिया फूलों की खेती करना। रेफ्लेशिया दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े फूलों में इसकी गिनती की जाती है रेफ्लेशिया, ये भी आपका उत्तर नहीं है। जल में पौधे उगाना, इसको हाइड्रो अलग बोलते हैं दोस्तों, हाइड्रो संबंधित होता है, ये जल में पौधे उगाना यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ उत्तर होगा दोस्तों लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देना। लेवेंडर क्या होता है दोस्तों? लेवेंडर एक तरह का सुगंधित फूल होता है। क्या होता है दोस्तों? एक तरह का सुगंधित फूल होता है, और इसे बढ़ावा देने के लिए दोस्तों याद रखेगा क्या किया गया? इस बैगनी क्रांति को शुरू किया गया। पहले तो किसानों से दोस्तों पर फूल 5 से 6 रुपए लिए जाते थे, एक एक फूल के दाम थे, लेकिन पहली बार दोस्तों इस लेवेंडर के फूल को पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया गया, फ्री कर दिया गया कि ले जाइए और आप मस्त होकर खेती कीजिए। और ये स्टार्ट किया गया जम्मू कश्मीर में। कहां पर? लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर में दोस्तों बैगनी क्रांति की शुरुआत किया गया, आप याद रखेगा। जनरली क्या होता है, हम हरित क्रांति पढ़ते हैं
और भूरी क्रांति पढ़ते हैं, लाल क्रांति पढ़ते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो अलग चीजें दोस्तों, नीली क्रांति, पीली क्रांति, ठीक है। नीली क्रांति हुई मछली पालन, पीली क्रांति तेल उत्पादन, ठीक है। इस तरह से हम लोग पढ़ते चलते हैं, बट आप यहाँ पे याद रखेगा रजत क्रांति अंडा उत्पादन, ठीक है। ये बैगनी क्रांति आप याद रखेगा, ये आपके लिए थोड़ा सा नया सवाल हो जाएगा, तो याद रखेगा, ठीक है। केंद्रीय मंत्री हैं दोस्तों जितेंद्र सिंह, उन्हीं के द्वारा जम्मू कश्मीर में इस योजना की शुरुआत किया गया है। बाकी आप पढ़िए, यहाँ पर बहुत सारी बातें दी गई हैं, आप पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों एग्रीकल्चर के सवालों पर। हाल फिलहाल में एग्रीकल्चर से संबंधित कौन कौन से सवाल हम लोगों ने पढ़े हैं, एक बार वो उन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो याद रखें, बैगनी क्रांति का संबंध किससे, लेवेंडर की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। मोदी जी ने 550 टन क्षमता के गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन कहां पे किया, तो ये संयंत्र जो लगाया गया ये भी आपकी इंदौर में ही लगाया गया, ये भी याद रखेगा। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, गेल ने, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने हाइड्रोजन गैस सम्मिश्रण के लिए दोस्तों एक संयंत्र लगा रहा है, वो भी इंदौर में लगाया जा रहा है, ठीक है। वो भी पढ़िएगा। केंद्र सरकार ने कब तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है, तो 2024 तक दोस्तों ये लक्ष्य रखा गया है। अभी एक जीवा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, ये जीवा कार्यक्रम नाबार्ड के द्वारा चलाया जा रहा है, इसको पढ़िएगा। छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभी किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता किया है, तो यह समझौता फाओ के साथ किया गया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो किया है उड़ीसा सरकार ने, ठीक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। हाल ही में जीरो टीरेज टेक्नोलॉजी क्या दोस्तों, एक खेती में सिंचाई से संबंधित दोस्तों कार्य है। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि कल्याण मंत्री हैं, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिफर्बिश्ड जीन बैंक का उद्घाटन इन्होंने कहां पे किया है, तो इन्होंने उद्घाटन किया नई दिल्ली में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अगर की खेती को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों कार्यक्रम शुरू किया गया। अगर याद रखें, दो चीजें मैंने पढ़ा था, अगर की खेती की बात करें तो त्रिपुरा याद रखेगा, और कयर उद्योग की बात करें तो कोंकण क्षेत्र गोवा याद रखेगा। ये दोनों अलग अलग सवाल है। हाल ही में किसानों के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, तो एक किसान सारथी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया दोस्तों, उसे पढ़िएगा। लद्दाख ने 2025 तक अपने आप को जो है जैविक खेती करने वाला यूनियन टेरिटरी घोषित करने का निर्णय लिया दोस्तों, और उसके लिए समझौता इसने किया है भारत के पहले जैविक राज्य जिसे हम सिक्किम को जानते हैं दोस्तों, सिक्किम के साथ दोस्तों यह समझौता किया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कौन सा अभियान शुरू किया है, तो अभी हाल ही में उनके द्वारा फसल बीमा अभियान शुरू किया गया था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जी हां दोस्तों, क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे किया जा रहा है दोस्तों, सिर्फ आपको बताना है इसका आयोजन कहां पे किया जा रहा है। याद रखें दोस्तों, इसका आयोजन किया जा रहा है नागालैंड में। कहां पर हो रहा है, नागालैंड में, ठीक है। इस भी याद रखेगा। अभी हाल ही में दोस्तों आइस हॉकी चैंपियनशिप हुआ था, उसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों, अभी आइस हॉकी चैंपियनशिप हुआ था दोस्तों, उसका आयोजन कहां पे हुआ था, उसका आयोजन हुआ था आपके हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा गांव में इसका आयोजन किया गया था। जबकि जीत किसने हासिल किया था, तो इसमें जीत हासिल किया था लद्दाख ने, ठीक है। लद्दाख जीता था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और जो अगला आपका भी तो नहीं, अब अगला जो होने वाला है क्या बोलते हैं, खेलो इंडिया गेम्स, ठीक है। खेलो इंडिया गेम्स कहाँ होगा दोस्तों, तो खेलो इंडिया गेम्स अगला होगा खेलो इंडिया गेम्स ये 2023 में दोस्तों कहाँ होने वाला है, ये आपके मध्य प्रदेश में होने वाला है। इसकी तैयारी भी बड़े जोर शोर से शुरू हो गई। चलिए फिलहाल आपका सही उत्तर यहाँ पे नागालैंड हो जाएगा, इसे आप याद रखेगा, ठीक है। यहाँ वही सारी बातें दी गई हैं। अच्छा, इसका शुभंकर चुना गया दोस्तों अकीम जी को, यह भी याद रखेगा। कर नागा जनजाति की सूमी बोली से उत्पन्न एक शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ है नागा युवाओं की नई पीढ़ी की महत्वाकांक्षा, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, और बाकी की बातें यहां पर दी गई हैं। तो अब ये स्टार्ट किया जा रहा है। चलिए खेल से संबंधित सवाल एक बार फिर से आप सभी के सामने आ गए हैं। अभी आज ही हम लोग पहला सवाल मान लीजिए, राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप है दोस्तों, इसका आयोजन नागालैंड में हो रहा है। अभी हाल ही में दोस्तों तेलंगाना के हैदराबाद में प्रोग्राम किया गया था, जिसमें एक अवार्ड दिया गया था मोन जिला को। मोन जिला भी दोस्तों नागालैंड में था, आपको याद आ रहा होगा। मोन जिला नागालैंड को उसको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। आइए, मैग्नस कार्लसन को भी आज ही हराया। आज ही हम लोग पढ़े हैं कि मैग्नस कार्लसन को किस भारतीय ने हराया, जो कि सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए दोस्तों। तो इनका नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानानंद, इनका नाम याद रखेगा। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में खेलों में पहला स्थान नॉर्वे ने लिया, पहला, जर्मनी का दूसरा और चीन का तीसरा। याद रखेगा, नॉर्वे का पहला, जर्मनी का दूसरा और चीन का तीसरा स्थान है दोस्तों, इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है।
सबसे कम उम्र के एटीपी 500 चैंपियनशिप जीतने वाले कौन बने? तो नाम है दोस्तों कार्लोस अल्काराजू, ये भी याद रखेगा। 17वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जो हुआ दोस्तों, इसमें हरियाणा के पुरुष टीम ने और केरल की महिला टीम ने दोस्तों जीत हासिल किया, ये भी पढ़िएगा। प्रथम श्रेणी के मैच में दोस्तों अभी रणजी मैच चल रहा था दोस्तों, और 13 शतक किसने लगाया? तो याद रखेगा साकिब उल गनी नाम है, ये बिहार के प्लेयर हैं। साकिब उल गनी, ये कहां के प्लेयर दोस्तों? ये बिहार के प्लेयर हैं, आप याद रखिएगा। किस फुटबॉल क्लब ने 2021 के फीफा क्लब विश्व कप का चैंपियनशिप जीता दोस्तों? तो एक क्लब है जिसका नाम है चेल्सी क्लब, ठीक है, उसने यह गेम जीता है, मतलब यह पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने ESPN क्रिक इन्फो में जो है बेस्ट टेस्ट बैटिंग अवार्ड जीता है? तो ये ऋषभ पंत ने जीता है। IPL में जो अहमदाबाद वाली टीम आ रही है उसका नाम गुजरात टाइटन है, जो लखनऊ वाली टीम आ रही है उसका नाम लखनऊ सुपर जॉइंट्स है, ठीक है। कौन सी टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई है? तो टीम भारत की है, ठीक है। तो ये सभी सवाल आप याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल पर, और इसे भी पढ़िए। कह रहा भारत देश के बाहर अपना पहला IIT दोस्तों कहां स्थापित करने जा रहा है? जी हां दोस्तों, अभी तक तो आपने IIT का नाम सुना होगा, IIT भारत में ही होता है, बट पहली बार दोस्तों भारत के बाहर, याद रखिएगा, भारत के बाहर भी एक नई IIT बनने जा रही है दोस्तों। वो IIT कहां बन रही है आपको बताना है। सऊदी अरब के दोस्तों, अभी जिद्दा की बात हम लोग कर रहे थे, जिद्दा वो पहला शहर था सऊदी अरब का जहां पर अभी योग महोत्सव शुरू किया गया था। क्या स्टार्ट किया गया दोस्तों? योग महोत्सव किया गया था, लेकिन ये आपका सही जवाब नहीं है। आपका सही जवाब होगा दोस्तों UAE देश। जी हां दोस्तों, याद रखेगा, यूनाइटेड अरब अमीरात। अभी दोस्तों चर्चा में चल रहा था यूनाइटेड अरब अमीरात दोस्तों 4.5 दिन का कार्य दिवस लागू करने वाला दोस्तों दुनिया का पहला देश कौन है? याद रखेगा, तो ये कौन है? UAE ही देश है। और याद रखेगा पेपरलेस सरकार कौन बनी है? दुबई सरकार, वो भी है कि है पेपरलेस सरकार, ठीक है, याद रखेगा, मतलब पेपर का जीरो यूज होता है यहाँ पर। और साथ ही साथ दोस्तों आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि पहला IIT दोस्तों जो बन रहा है, फर्स्ट IIT, वो कहाँ बन रहा है? वो बन रहा है आपके UAE देश में, ठीक है, इसको याद रखेगा। नेपाल की बात करेंगे दोस्तों, तो नेपाल ने तो अभी आधार, जैसे हमारे यहाँ आधार चलता है वैसे आधार की तर्ज पर दोस्तों वहाँ पर एक यूनिफाइड आइडेंटिटी बनाने वाला है नेपाल, वो भी याद रखेगा। फ्रांस के सहयोग से दोस्तों हम लोगों ने नवंबर 2015 में ISA का निर्माण किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था। अब उसमें कुल 102 देश मेंबर भी बन चुके हैं दोस्तों। अंतिम में 101वें नंबर पे अमेरिका आया था, 102वें नंबर पे एंटीगुआ और बरबुडा आया था, ठीक है, तो भी याद रखेगा। खैर यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा UAE देश, इसको ध्यान रखेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। बाकी की बातें दोस्तों यहाँ बहुत सारी दी गई हैं, आप उठाइए पढ़िए आराम से, क्या करना है, ठीक है, कि कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब आपको मिल जाएगा। चलिए एक बार फिर से मैं आपको लेके चलता हूँ भारत में पहली बार या विश्व में पहली बार, क्योंकि जब जब इस तरह के सवाल आते हैं तो मैं आपको एक बार ये लिस्ट जरूर दिखाता हूं ताकि आपको चीजें याद हो जाए। तो पहला सवाल तो होगा कि भारत के बाहर जो पहली IIT बन रही है वो कहां बन रही है? वो बन रही है आपके UAE देश में, याद रखेगा। नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन अभी जो लॉन्च किया गया वो असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। भारतीय रेलवे पहला केबल ब्रिज जम्मू कश्मीर बना रहा है। पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला जो बनाई जा रही है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा है। नितिन गडकरी ने अभी रेल सह सड़क ब्रिज बनाया दोस्तों, गंगा नदी पर बनाया बिहार में, ठीक है। नागरिक क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश इजराइल बना है। सेंट्रल जेल को अपना पहला रेडियो FM मिला, वो आपका इंदौर सेंट्रल जेल है, ठीक है। स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी जो बनाई जा रही है कर्नाटक में बन रही है। राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला यूनियन टेरिटरी आपका जम्मू कश्मीर बन गया है, ठीक है। और एक सुरंग दोस्तों 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है, और सबसे लंबी सुरंग के रूप में उसका नाम है अटल सुरंग, ठीक है, तो उसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तो इतने सवाल थे दोस्तों जो करंट अफेयर में आपको पढ़ने थे, याद करने थे। इसी तरह से आप स्टडी 91 के साथ जुड़े रहिए। देखिए स्टडी 91 के साथ रहेंगे ना तो एक दो चीज आप कॉमन मान के चलिए कि स्टडी 91 अपने बेस्ट कंटेंट के लिए जाना जाता है, अपने बेस्ट कंटेंट के लिए जाना जाता है। इवन कोई भी क्लास यहां पे चल रही है उसकी वाचिंग क्या है, उसके व्यूज क्या है, ये मायने नहीं रखते। क्यों? क्योंकि हम मसालेदार क्लास की बातचीत नहीं करते, ठीक है। हमें पता है कि अगर हम बच्चों के लिए अच्छा काम करेंगे तो देर आएंगे दुरुस्त आएंगे मार्केट में, ठीक है। इसीलिए इत्मीनान से, शांति से हम कंटेंट पे काम करते हैं, हम कभी कंटेंट पर समझौता नहीं करते हैं। कोई भी क्लास हमारे चैनल पे देखिए, आप जान रहे होंगे 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, और इतने सब्सक्राइबर होने पर लोग क्या करते हैं 10-10, 15-15, 20-20 क्लास चलाते हैं। नहीं, हम क्या करते हैं, हम अपना कंटेंट बनाते हैं दोस्तों, खुद से बनाते हैं, खुद से मेहनत करते हैं, तब आपके सामने लेके आते हैं। कोई उल जुलूल की बातें यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। इसीलिए आपको ही पता है कंटेंट बनाने में समय लगता है,
और एक आदमी एक दिन में कितने क्लास ले सकता है आप बताइए। जैसे मैं हूं, मैं अगर कंटेंट अपने मन से बनाऊंगा तो एक दिन में मैं ज्यादा से ज्यादा 3 4 5 क्लास जा पाता हूं, उससे ज्यादा क्लासेस नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि यार कंटेंट बनाऊंगा नहीं, रिसर्च नहीं करूंगा, तो फिर मैं दिन रात पढ़ा के करूंगा क्या, उसका कोई मायने ही नहीं है। तो चीजों को समझिए, यहां सबसे बेहतर क्लास आपको मिल रही दोस्तों, चाहे वो हमारा ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे हमारा यूट्यूब चैनल हो, चाहे हमारी किताबें हो, ठीक है। हर जगह आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। क्वालिटी कंटेंट के साथ हम लोग समझौता नहीं करते दोस्तों। हम कम बैच चलाते हैं, हम कम किताब लॉन्च करते हैं, हम यूट्यूब पे कम वीडियोज डालते हैं, लेकिन जितना देते हैं बेहतर देते हैं, ठीक है। यही होता है और आगे भी यही करते रहेंगे, ठीक है। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, अगर आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, दिक्कत है, तो आप कॉल कीजिए और संपर्क कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।